नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सभी खेलों का राजा है। अब भी जब कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो मन करता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूं। इस खेल के लिए न तो किसी लान की जरूरत होती है, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो लोग मिल जाएं तो खेल शुरू हो जाता है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा दोष यह है कि उनके उपकरण बहुत महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च किया जाए, खिलाड़ियों में गिनती भी नहीं होती। लेकिन यहां देखिए, गुल्ली डंडा बिना किसी खर्च के ही बेहतरीन खेल प्रदान करता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे इतने दीवाने हो गए हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर लड़के से 3-4 रुपये सालाना सिर्फ खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह ख्याल नहीं आता कि भारतीय खेल खिलाए जाए जो बिना किसी खर्च के खेले जा सकते हैं। अंग्रेजी खेल तो उनके लिए हैं जिनके पास पैसा है। गरीब लड़कों को यह बोझ क्यों उठाने के लिए मजबूर किया जाता है? ठीक है, गुल्ली से आंख फूटने का डर है, लेकिन क्या क्रिकेट में सिर फटने, तिल्ली फटने या टांग टूटने का खतरा नहीं होता? अगर हमारे माथे पर गुल्ली का निशान आज भी बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। यह अपनी अपनी पसंद की बात है। मुझे गुल्ली ही सबसे अच्छा खेल लगता है और बचपन की मीठी यादों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं रहता था, जिसमें अमीर आना, चोंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह सब यादें मन को आनंद से भर देती हैं। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठकर रोटियों पर गुस्सा उतार रहे हैं, अम्माओं की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य एक टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं, न नहाने की सुध है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों का स्वाद और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे दोस्तों में एक लड़का गया नाम का था। वह मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों जैसी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां और बंदरों जैसी ही चपलता। गुल्ली कैसी भी हो, वह उसे इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़े पर लपकती है। मुझे नहीं पता कि उसके माँ बाप थे या नहीं, वह कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर वह हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन था। जिसकी ओर वह आ जाता उसकी जीत निश्चित होती थी। हम सब उसे दूर से आते देख दौड़कर उसका स्वागत करते और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते थे। एक दिन मैं और गया, अकेले ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पद रहा था। मगर कुछ अजीब बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पर पदना 1 मिनट भी अखरता है। मैंने इस स्थिति से बचने के लिए सारी चालें चल दी जो ऐसे अवसर पर उचित न होते हुए भी माफ की जा सकती है, लेकिन गया ने बिना अपना दांव लिए मुझे जाने नहीं दिया। मैं घर की ओर भागा, लेकिन गया ने दौड़कर मुझे पकड़ लिया और डंडा तानकर कहा, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बने, पर पदने के समय क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा, तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? गया ने कहा, हां, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। मैंने पूछा, न खाने जाऊं न पीने जाऊं? गया ने फिर कहा, हां, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं? गया बोला, हां, मेरे गुलाम हो। मैंने जवाब दिया, मैं घर जाता हूं, देखता हूं मेरा क्या कर लेते हो। गया ने कहा, घर कैसे जाओगे? कोई मजाक है? दांव दिया है, दांव लेंगे। मैंने कहा, अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। गया ने कहा, वह तो पेट में चला गया। मैंने कहा, निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? गया ने जवाब दिया, अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने नहीं गया था। मैंने कहा, जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे मैं दांव नहीं दूंगा। मुझे अपने तर्क का पूरा विश्वास था कि न्याय मेरी तरफ है। आखिरकार मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए दी जाती है। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे,
जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मैं न्याय के बल पर अड़ा रहा, लेकिन गया अपनी बात पर डटा हुआ था। मैंने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा, लेकिन वह मुझे जाने नहीं दे रहा था। मैंने उसे गाली दी, उसने मुझसे और कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चांटा भी जमा दिया। मैंने गुस्से में उसे दांत काट लिया तो उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैंने रोना शुरू कर दिया। गया मेरे इस अस्त्र का सामना नहीं कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछे, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर चला गया। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लड़के के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक लगा, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में मैं इतना फूला कि अपने दोस्तों से बिछड़ने का कोई दुख नहीं हुआ। पिताजी दुखी थे। वह जगह बहुत आमदनी वाली थी। अम्मा भी दुखी थीं। यहां सब चीजें सस्ती थीं और पड़ोस की औरतों से घर जैसा हो गया था। लेकिन मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अपने दोस्तों में शेखी बघार रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। इतने ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में अगर कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाती है। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित चेहरे यह दिखा रहे थे कि मेरे प्रति उनकी कितनी ईर्ष्या हो रही थी। मानो कह रहे हों, तू भाग्यशाली है भाई, जाओ, हमें तो इसी उजाड़ गांव में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उस कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठीं कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थीं। पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित नहीं था। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान खड़े थे। जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकता था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थीं, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी चाहता था कि उस धरती से लिपटकर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं, साहबी ठाठ में, रौब और अधिकार के आवरण में। मैंने जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहां कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मजे में हो? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूं। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहां हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकियां हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहां रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया
और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मग्न था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर। किस लायक हूं? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था। नहीं, मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूं, न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झूमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थीं। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कमी बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेला जा रहा था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपटकर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता। गया यह सारी बेकायदगियां देख रहा था, पर कुछ नहीं बोलता था, जैसे उसे सारे कायदे कानून भूल गए हों। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे पर आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटते ही गुल्ली का काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे पर लग ही नहीं रही थी। कभी दाहिनी ओर जाती, कभी बाईं, कभी आगे तो कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे पर आ लगी। मैंने धांधली की गुल्ली डंडे पर नहीं लगी। बिल्कुल पास से गुजरी, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। नहीं लगी होगी। डंडे पर लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जा रहा था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे पर लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज की क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही पड़ेगा। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से छूट लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है? गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करते हुए कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा, टन से बोली। है सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे पर जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हां, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे पर लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया कि सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे पर लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा, कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो। गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं, गया ने पदाना शुरू किया।
पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया। 1 दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहां मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहां गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथ ही निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका कौशल देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में नहीं था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खेला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूं। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था, तब मैं उसका समकक्ष था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूं। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा हमें यह सिखाती है कि बचपन की मासूमियत और खेलों में छुपी खुशियों का जीवन में एक अनमोल स्थान होता है। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि बचपन के अनुभव, चाहे वे कितने ही साधारण क्यों न हों, जीवन भर हमारे दिल में बसे रहते हैं और हमें सच्ची खुशी देते हैं। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह भी दिखाते हैं कि सामाजिक स्थिति और उम्र के अंतर के बावजूद सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ खेलते और हंसते हैं। गुल्ली डंडा यह भी बताती है कि जब हम बड़े होते हैं तो अक्सर हम अपनी बचपन की मासूमियत और सरलता को भूल जाते हैं, जो हमें जीवन में असली आनंद और संतोष दिला सकती है। इस कहानी के जरिए प्रेमचंद हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में भले ही परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन बचपन की सरल खुशियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुल्ली डंडा।